हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और फील्ड क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि 12th की जो फिजिक्स है वो एग्जैक्टली है क्या। 12th की फिजिक्स एक इलेक्ट्रॉन की स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? इलेक्ट्रॉन की। यानी कि यहाँ सिर्फ एक ही शख्स की कहानी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन, जो कि एक हीरो की तरह एक्ट करता है। यानी कि एक तरह से आप फिजिक्स को सब्जेक्ट न मान करके एक फिल्म मान के चले, एक मूवीज मान के चले। इस मूवी में इलेक्ट्रॉन ही सुपर हीरो है और उस इलेक्ट्रॉन की कई स्टोरी है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इसमें है रेस्ट में, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है उसको लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को मतलब रेस्ट में होंगे, यानी कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जहां पे ज्यादा होते हैं उसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जहां कम होते हैं उसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज अगर रेस्ट में है तो उस केस में दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपल करते हैं। यानी कि यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के अराउंड वह फील्ड जहां दूसरे चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि चार्ज के अराउंड वो क्षेत्र, एरिया जहां तक उस चार्ज का इन्फ्लुएंस रहता है, इफेक्ट रहता है, उसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, लाइन चार्ज के लिए क्या होता है, एरिया पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो ये कहानी हम यहाँ पे पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या पोटेंशियल है उसके पास, मैंने किसी दूसरे चार्ज को किस पोटेंशियल से अट्रैक्ट कर रहा है या कितने पोटेंशियल से किसी दूसरे के ऊपर वो वर्क कर रहा है। तो हम पोटेंशियल पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर हम कैपेसिटर को पढ़ते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है तो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दो चैप्टर पढ़ते हैं। दूसरा, जब चार्ज मोशन में होगा, इसमें होगा मोशन में, तो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे? वहां बेसिकली हम पढ़ेंगे टोटल 5 चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड सॉरी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो करता है और उस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे करंट है क्या, करंट के बेसिस पे हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बिहाफ पे। फिर हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस कैसे करंट को वेरी कराते हैं या स्टॉप करते हैं। ऑब्वियसली करंट जो फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस को अपोज करता है। फिर इस चैप्टर हम सेल्स पढ़ते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर आता है बारी इसकी चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 होता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर कोई कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसे बोलते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यानी कि इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिन पढ़ेंगे कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 5 आता है मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर्स। यानी कौन कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट या रिपल होते हैं, यानी कि डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यानी कि चैप्टर नंबर 5 भी मैग्नेटिक का पार्ट है। फिर चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि अगर करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी जनरेट हो सकता है, जिसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे फैराडे लॉ कहते हैं और फैराडे लॉ को हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी। एसी में आप पढ़ेंगे कि करंट जो होता है वो अल्टरनेटिंग सोर्स है, यानी कि वो अल्टरनेट अपने फेस को क्या करती है? चेंज करती है। एसी मतलब करंट वैसे दो टाइप होते हैं, एसी और डीसी। एसी करंट वो होते हैं जो अपने फेस को अल्टरनेटली क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो इस चैप्टर में हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। यानी कि चार्ज मोशन में है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस केस में ये आप 5 चैप्टर पढ़ते हैं। और चैप्टर नंबर 8, यानी कि जब चार्ज आपका आइसोलेट करे, कैसे करे?
एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेटेड मोशन में अगर है, तो उस केस में आपका जनरेट होता है क्या, ईएम वेव। क्लियर है? तो यहाँ क्या जनरेट होता है, ईएम वेव जनरेट होता है, जहां पे हम डिटेल में इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये 12th के फर्स्ट बुक में पूरी की स्टोरी इसकी है इलेक्ट्रॉन की। अब इनमें विलन कौन कौन से हैं? ये तो एक हीरो है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से सारी घटनाएं घट रही। विलन आपको मिलेगा पहले तो तीसरे चैप्टर मिलेगा, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा विलन आपको मिलेगा दूसरे चैप्टर में, कैपेसिटर। क्या मिलेगा? कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को विशेष दिखाते हैं। और तीसरा जो विलन मिलेगा वो इंडक्टर। क्या होता है? इंडक्टर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6। तो ये इस तरह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ते हैं। और ये टोटल इलेक्ट्रॉन की कहानी है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की कहानी है, इलेक्ट्रॉन के रेस्ट की कहानी है, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की कहानी है। और उसमें ये तीन किरदार हैं विलन के रूप में, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि चार्ज है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है। तो चलिए, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ओके, एट द रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो क्या बिहेवियर है उसका, अगर उसकी स्टडी हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 एंड 2 पढ़ेंगे। क्लियर है? दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लियर है? चलिए, ये सारी बातें पढ़ने से पहले, चूंकि हम बातें कर रहे हैं चार्ज की, तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चार्ज क्या है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कई प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब होता है जो मास पे डिपेंड ना करे, आई एन इंडिपेंडेंट, आई एन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंट्रेंस। इंट्रेंस मतलब होता है मास, यानी कि जो मास पर डिपेंड ना करे उसे बोलते हैं क्या? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और जो मास पर डिपेंड करे उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि मास पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि मास ज्यादा है तो चार्ज कम हो सकता है, चार्ज मास कम है तो भी चार्ज ज्यादा हो सकता है। क्लियर है? तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। मतलब जो मैटर वर्ल्ड में अवेलेबल है उनमें चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है? ड्यू टू विच दे कैन अप्लाई द इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। तो चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है जो कि मास पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज एक कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है जो मास पर डिपेंड नहीं करता। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर। क्लियर है? क्या बात क्लियर है सबको? चार्ज का स्टेटमेंट। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे कैन अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर। क्लियर है? चार्ज हम दो तरह से देखते हैं। चार्ज दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप को। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। सपोज करिए आपके पास दो मटेरियल है, एक मटेरियल ए है और दूसरा मटेरियल बी है। क्लियर है? नॉर्मल कंडीशन में ये ए में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ कितने होते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बी में उतने ही क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि ये भी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये सबको मालूम है। अगर मैं यहां से 100 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करूं, कितने इलेक्ट्रॉन? 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर, तो भैया यहाँ पे क्या होगा बच्चा? बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन कंपैरिजन में, हाँ या ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए प्रोटॉन के कंपैरिजन में।
हाँ या ना यार, बोलो एक बार। यस, कम हो गए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो डोमिनेटिंग नेचर का कौन? प्रोटॉन। इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट अब क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए प्रोटॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है ना भैया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। अब प्लीज ध्यान सुनिएगा। दूसरा पॉइंट, अब पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस, ऑब्वियसली हो गया होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे चला जाता है तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो आप कह सकते हो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। आई थिंक स्टेटमेंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आते हैं, दूसरा पॉइंट पे ध्यान देखिएगा, ठीक है? दूसरे पॉइंट में अगर मैं आपसे कहूं, क्लियर है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा मास ऑफ ए और मास ऑफ बी, क्लियर है, इनके मासेस में क्या फर्क पड़ेगा? तो आप ये कहोगे जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है ए से, यानी कि उसका मास, इलेक्ट्रॉन निकला है यार, इलेक्ट्रॉन कुछ तो मास होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास निकलने की वजह से इसका मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि जो एम डैश ए होगा, एम डैश ए, यह लेस देन होगा एम ए से। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कि मास इसका बढ़ा है, यानी कि इसका मास जो एम डैश बी जो नया बन रहा है, उसका मास क्या हो गया? बढ़ गया ना, बी का मास ज्यादा हो गया ना, मास ऑफ बी, एम डैश ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी। तो दूसरी प्रॉपर्टी, जो नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उनका मास पेरेंट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से उसका मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जबकि नेगेटिव चार्ज में मास के ऐड होने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से मास ऐड हुआ, और मास ऐड होने से जो नया मास है वो करंट मास कंपेरिजन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्लियर है सबको? चलिए अब इसी कहानी को स्टेटमेंट सुन लेते हैं। A positive charge is an electric charge that occurs when an object has more protons than electron। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। क्लियर है? सिमिलरली नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? इज द स्टेट वेयर एन एटम और ऑब्जेक्ट हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन द प्रोटॉन। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन, रिजल्टिंग द सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या होता है? सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, डिफिशियंसी हो, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए हो उसे बोलते हैं क्या? पॉजिटिव चार्ज। और जहां इलेक्ट्रॉन आ गए हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव चार्ज। तो चलिए आज सीखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सीधी सी बात है, आप कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हो और पता है कि पूरे के पूरे फिल्म का जो एक्टर है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ही जब एक्टर है तो भाई उसकी प्रॉपर्टीज आना जरूरी है। बगैर प्रॉपर्टीज के आप इस चैप्टर को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी, देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज इन नेचर। ठीक है? प्रॉपर्टीज दैट डिफरेंशिएट दीज टू काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी। यानी कि ये दो जो चार्ज होते हैं वो किसके बेस पे डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, डिफरेंशिएट किए जाते हैं? पोलैरिटी के बेसिस। चार्ज कितने टाइप हो गए? दो टाइप के। और वो दोनों टाइप किसके बेस पे आप डिफरेंशिएट करोगे? पोलैरिटी के बेसिस। किसके बेसिस पे? पोलैरिटी के बेसिस। पोलैरिटी मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। यस या नो? एक चार्ज कैसा? पॉजिटिव, और दूसरा कैसा? नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो नेगेटिव चार्ज है वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। तो पहली प्रॉपर्टी याद रहेगा। तो चार्ज कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के, एक प्लस, दूसरा माइनस। और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके बेसिस पे? पोलैरिटी के बेसिस पे। दूसरा, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ऑब्वियसली यार सबको पता है, जो सिमिलर नेचर के चार्ज होते हैं, जैसे दो प्लस चार्ज है या दो माइनस चार्ज है,
एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, यानी कि एक जगह पे दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज नहीं रह सकते। दोनों दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्लियर है? दोनों दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। और अपोजिट चार्ज, एक प्लस है दूसरा माइनस, ये अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को ना। यस या नो? हाँ यार बोलिए। डेफिनेटली अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं भाई, ये सीधी सी बात है। अभी आप देखिए, आप पैसे वाले, बहुत पैसे वाले हैं, और आपके इर्द गिर्द दो चार लोग बहुत गरीब तबके के लोग हैं, तो आप उनको अट्रैक्ट करते हैं, भाई आप हमारे यहाँ काम करिए, आपको हम पैसे देंगे, आप हमारा ये काम कर दीजिए, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यानी कि कहीं न कहीं एक प्लस है, दूसरा माइनस है, एक डोनर है, दूसरा एक्सेप्टर है, तो दोनों में अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर 2 अमीर आदमी हैं, भाई तुम भी वर्चस्व रख रहे हो और सामने पड़ोसी है वो भी तगड़ा है, तो भाई तुम लोग सीधे मुँह बात नहीं करोगे दूसरे से, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो हमसे ऊपर निकल जाए। ये ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है भाई, कि 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव, 2 गरीब लोग आपस में लड़ते रहते हैं अक्सर देखिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 गरीब लोग हैं और आप मान लीजिए आपके घर के बगल में 2-3 लोग गरीब परिवार रहता है। एक ने तुम्हारा काम नहीं किया, दूसरा करेगा ना यार। यानी कि जिसने तुम्हारा काम नहीं किया और तुम दूसरे के पास चले गए तो उसका लॉस हो गया ना, तो दोनों आपस में लड़ते हैं। ठीक वही कहानी यहाँ पे भी है। 2 नेगेटिव चार्ज रिपेल करेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे। तीसरा, चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव मतलब क्या होता है? कि चार्ज को हम, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है, तो चार्ज को हम डायरेक्टली ऐड करें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस अप टू सो। जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें हमने Q1 Q2 Q3 Q4 मल्टीपल चार्जेस रखती है, तो ये क्या हुआ? हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया ना, तो नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज को लिखने का तरीका, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n Q I। डायरेक्टली इसको हम क्या करेंगे? अलजेब्रिकली ऐड कर, प्लस को प्लस माइनस को माइनस रखते हुए हम ऐड कर देते। ध्यान रखना, मैंने कहा अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर एडिशन मत करना, सीधा ऐड कर दो। तो चार्ज का नेचर क्या होता है? एडिटिव नेचर होता है। तीसरा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। व्हाट इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आपको क्लास 6 7 8 9 में भी पढ़ा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन या तो एक होगा, या दो होंगे, या तीन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी 1.25 नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। 1.5 भी नहीं हो सकते, यानी एक और आधा। संभव है क्या? इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स है यार, और फंडामेंटल पार्टिकल्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी 1.25 पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी 1.5 पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी भी 1.75 पॉसिबल नहीं है, 2.5 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये कैसे हैं? ये फ्रैक्शन में तोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट है भाई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, अप टू सो ऑन, या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तभी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। हाँ या ना? जहां n क्या लिखते हैं? या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अप टू सो। इसे क्या बोलते हैं हम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि अलाउड इन द नॉर्मल मैटर, इलेक्ट्रॉन या तो ई अलाउ करोगे या माइनस ई, या प्लस टू ई या माइनस टू ई अलाउ करोगे, कभी 2.5 ई या 1.5 ई नेगेटिव का या पॉजिटिव का अलाउ नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर। दूसरा, चार्ज इज इनवेरिएंट। लो भाई, ये क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब ये वेरी नहीं करता। ये क्या क्या मेरे समझ में कुछ नहीं आया। यस या नो? आप समझ में नहीं आया हो? इनवेरिएंट का मतलब क्या है? ध्यान सुनिएगा। आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला बताया था कि मास जो होता है एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यानी कि किसी भी पार्टिकल का मास उसकी स्पीड बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज करती है।
क्लियर है? लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब स्पीड बढ़ने और घटने के साथ चार्ज की वैल्यू न बढ़ती है न घटती है। जो चार्ज है वो है, जो अवेलेबल है वो है, वो न बदलेगी न बढ़ेगी न घटेगी न चेंज होगी कभी भी। यानी कि चार्ज क्या है? इनवेरिएंट है। कैसा है? इनवेरिएंट। द प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस सिंपली मीन्स दैट the magnitude of charge on any object is independent of the speed of object. Again I'm repeating. Invariant मतलब क्या है? The properties of invariance means the magnitude of charge on any object. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। वह ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। दैट इज कॉल्ड द इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। आई होप क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ओहो, ये क्या है? प्लीज ध्यान सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा कि यह एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, और ये सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट से कोई भी पार्टिकल ना तो अंदर जाएगा ना अंदर से कोई पार्टिकल बाहर आएगा। ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? न भी कोई बाहर से इन्वायरमेंट से कोई पार्टिकल उसके अंदर जाएगा, न अंदर से कोई पार्टिकल बाहर आएगा। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर यहां से मैं मान लो 200 इलेक्ट्रॉन बी ए से 200 इलेक्ट्रॉन निकाल के बी पे रख दूं, तो इस पे क्या जाएगा? 200 ई का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां माइनस का 200 ई चार्ज। इट मींस ए पे भी चार्ज आ गया और बी पे भी चार्ज आ गया, लेकिन नेट चार्ज क्यों? इनिशियल तो जीरो था भाई, पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, ना बी पे कोई चार्ज था। लेकिन अब फिर क्या हो गया? एक पे 200 प्लस का है, दूसरे 200 माइनस का है। जब 200 प्लस वाला जोड़ोगे माइनस 200 ई के साथ, अगेन रिजल्ट क्या गया? जीरो। इसका मतलब है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो नेट चार्ज है वो कभी बदलता नहीं। पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो है। अगर पहले 10 होता बाद में भी 10 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्या यही स्टेटमेंट है? नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है, वह चेंज नहीं होता। आई होप सभी बच्चों को ये बातें क्लियर क्लियर है। किसी को डाउट है इसमें? अगर डाउट है यू कैन आस्क क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल गिव द रिप्लाई। ठीक है, चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करें, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। अब चार्ज के हमने टाइप्स पढ़ लिए, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, लेकिन किसी बॉडी को चार्ज करना, कैसे हम चार्ज करें? तो चार्जिंग के कुछ मेथड हैं, जिसको हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आज का एजेंडा हमारा सिर्फ यही तक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी कि चार्जिंग प्रोसेस क्या है, या चार्ज हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? ये सारी बातें पढ़ने से पहले हम आपको कुछ समझना चाहेंगे। ठीक है, क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन? आप लोगों ने सुना होगा, आपके घर वाले कहते हैं भाई स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, संगत अच्छी होनी चाहिए। कभी सोचा है उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आपके पेरेंट्स हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हो, या हो सकता है ना ही पढ़े लिखे। जो नहीं पढ़े लिखे होंगे वो भी आपसे यही कहेंगे, बेटा कॉलेज या स्कूल में अच्छे बच्चों की ही संगत करो, बुरे बच्चों की संगत मत करो। आज उसको समझिए क्यों कहते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं इंडक्शन। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी है, ये इसको मैं बनाना चाहता हूं पॉजिटिव चार्ज। कैसा बनाना चाहता हूं? पॉजिटिव चार्ज। तुम कहोगे सर
हम इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दे, पॉजिटिव बन जाएगा, तो हम निकाल के दिखाओ। लेकिन शर्त है, आप इसको ना तो टच करेंगे, ना ही मैनुअली किसी मटेरियल को इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के बाहर देंगे, विदाउट टचिंग आपको इसको क्या करना है, चार्ज। तो सर हाउ इट इज पॉसिबल, तो संभव ही नहीं है। संभव है बेटा, चलिए सीखते हैं आज। स्टेप नंबर 1, इस अनचार्ज बॉडी के पास एक दूसरा चार्ज बॉडी लाओ। कैसा चार्ज? नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाओ। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो नेगेटिव दूसरे कॉर्नर पहुंच जाएगा और पॉजिटिव उसकी तरफ आ जाएगा। इस तरह से अंदर के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इज इट राइट? क्या पहला स्टेप सभी बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल। दूसरे स्टेप में क्या करिए, इसी बॉडी को, जिसको आपने प्लस और यहां माइनस दिखा दिया, और यहां एक चार्ज बॉडी इसको अपने निगेटिवली चार्ज का वो रखा है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को आप ग्राउंड से अटैच कर दें। किससे अटैच कर दें? ग्राउंड से। ग्राउंड का सिंबल ये है, ठीक है। जब इसको ग्राउंड से अटैच करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल करके ग्राउंड के अंदर जाकर के समाहित हो जाएंगे, यानी कि इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्योंकि अर्थ यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी है इलेक्ट्रॉन का और यूनिवर्सल डोनर भी है। ये बात बड़ा ध्यान रखिएगा। क्या दोनों स्टेप क्लियर हुए? तीसरे स्टेप में आप क्या करें, जो आपने अर्थ से किया था उस अर्थ को हटा दीजिए और ये पॉजिटिव चार्ज अभी भी यहां रहेगा, जो कि इस नेगेटिव रॉड से बाउंड है। कहो सर ये क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव से बधा हुआ है ना, इसलिए ग्राउंड में नहीं गया, इलेक्ट्रॉन चले गए। चौथा स्टेप, अब आप जो नेगेटिव रॉड है उसको हटा दें। जब उसको हटाएंगे तो इस पूरे में क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। देखिए, हमने बगैर टच किए इस अनचार्ज बॉडी क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। इसे बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। इस तरह से हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को बगैर टच किए हुए चार्ज कर सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या है इंडक्शन? द प्रोसेस इन विच चार्ज ऑब्जेक्ट induces the process in which a charge object induces charge in an uncharged conductor। मतलब एक चार्ज बॉडी की हेल्प से दूसरे बॉडी पे हम चार्ज ला देते हैं विदाउट टचिंग। लिखा है विदाउट टचिंग, बगैर टच किए। दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड, या बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं लोग? चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी कि एक चार्ज बॉडी की हेल्प से दूसरे अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का जो प्रोसेस है विदाउट टचिंग, उसे क्या बोलते हैं लोग? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसीलिए आप घर वाले कहते हैं गलत संगत में मत बैठो, क्योंकि गलत संगत में बैठेंगे आप इंड्यूस्ड होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे और उसका असर आप पे भी पड़ेगा, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। क्लियर है? ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये पहली बॉडी अनचार्ज है, ठीक है, उसके सामने नेगेटिव बॉडी लिखा है, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव को रिपेल किया, इस नेगेटिव को ग्राउंड से अटैच कर दिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? ग्राउंड में। फिर अर्थ को हटा दिया, मतलब अर्थ लगाया अर्थ हटाया, अर्थ लगाया अर्थ हटाया। सुनिए, दूसरे स्टेप में अर्थ लगाया, तीसरे में अर्थ हटा दिया, चौथे स्टेप में आप रॉड को हटा देंगे तो ये बॉडी क्या होगी? चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज करना हो तो क्या करेंगे बच्चा? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नेगेटिव चार्ज करना हो तो कैसे करेंगे? पॉजिटिव रॉड लेके आएंगे और ये पॉजिटिव रॉड क्या करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल। नेगेटिव को अट्रैक्ट और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? ग्राउंड करेंगे। तो जब ग्राउंड करेंगे, तुम्हें ये पता है कि पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते, आउटसाइड मूव नहीं करेगा। ऐसे में क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आ करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। किसको? पॉजिटिव। नेगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पॉजिटिव डॉट से बंधा हुआ है। तो यह जो लेफ्ट राइट साइड में जो पॉजिटिव थे सब खत्म। तो इस अनचार्ज कंडक्टर के अंदर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज बचा। अगर रॉड को हटाएंगे तो पूरी पूरी बॉडी क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। सो दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ इंडक्शन। दूसरा होता है
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, व्हेन अ मटेरियल आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, अगर एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से हम रब करें तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। उस केस में जो वर्क आप करते हो वो हीट में कन्वर्ट होगा और उसी हीट के वर्क हेल्प से आपका जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव कर जाएगा। इट मीन्स व्हेन टू मटेरियल्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, जब दो मटेरियल को एक दूसरे पर रब करेंगे देन क्या होगा, वर्क डन बाय पर्सन, जो आपने रब करने में जो वर्क किया है अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। और वो हीट कौन लेगा, थर्मल हीट इज एब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी कौन एब्सॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्सॉर्ब करके एनर्जी मेक रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। अब इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर ट्रांसफर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जिससे निकला है वो पॉजिटिव चार्ज, जिस पे गया है नेगेटिव चार्ज। जैसे कॉम्ब को अपने हेयर पे रब करो और उस कंघी को जब अपने बालों में रब करोगे ड्राई हेयर में, तो बालों से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्ब पे जाकर बैठ जाएंगे, यानी कॉम्ब नेगेटिवली हो गया, आपका बाल क्या हो गया, पॉजिटिवली हो गया। ऐसे में जब किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दिस इज मेथड ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, ये एक बैलून है, बैलून को हाथों से रब करो, ऐसे रगड़ो तो बैलून में चार्ज आ गया, हाथ पे आपके इलेक्ट्रॉन निकल करके बैलून जाकर बैठ जाएंगे, तो बैलून हो गया क्या, आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया। और जब उसे पानी की टोटी है जहां से पानी निकल रहा है उसके पास लेके जाओगे तो पानी के जो धार निकल रही, जो एक तरह से फ्लो हो रहा है, वो बेंड हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा बैलून की हेल्प से। जैसे आप इस डायग्राम देख सकते हैं, अट्रैक्ट हो रहा है ना, दिख रहा है आपको, अट्रैक्ट होता हो। क्लियर है। तीसरा एग्जाम्पल, स्टिक को आप रगड़ दो, हाथ से रगड़ो तो स्टिक क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि हाथ से इलेक्ट्रॉन स्टिक पे चले जाएंगे। और छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर रखें तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन से भी हम मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं रगड़ने के बाद, मतलब रगड़े तो इलेक्ट्रॉन लूज करें, जैसे सिल्क, कैट फर, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। वुल, नायलॉन, लेदर, रैबिट फर, ड्राई ह्यूमन स्किन, ग्लास, पेपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और वही जो दूसरे एटम जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो कौन होते हैं, अंबर, पॉलिस्टर, निकल, कॉपर, गोल्ड, सिलिकॉन, टेफ्लॉन, वुड एंड प्लेटिनम। ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे यानी कि नेगेटिवली चार्ज। और तीसरा जो आखिरी है वो है मेथड बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी किसी मटेरियल को कंडक्शन की हेल्प से, इट मींस व्हेन टू सिमिलर कंडक्टर कम इन कांटेक्ट, अब एक दूसरे को टच करा दिया, दो कंडक्टर को टच कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड एज मच एज पॉसिबल, उससे इलेक्ट्रॉन तो स्प्रेड होते हैं, जिससे नेट इफेक्ट इज दैट द टू सिमिलर कंडक्टर विल शेयर द ओरिजिनल चार्ज। एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे मैं आपसे कहूं ये एक बॉडी है पॉजिटिव चार्ज की, आप देख रहे हैं सामने, और हमने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये आपका फिंगर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। कैसा है वो, नेगेटिव चार्ज आपका फिंगर। क्लियर है। एक सेकंड, ये आपका पॉजिटिव चार्ज और फिंगर क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। जब इसको टच कराओगे, मान लो इसके पास Q1 प्लस का है और इसके पास Q2 माइनस का, जब टच कराओगे तो नेट चार्ज ट्रांसफर कितना होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, दोनों पे, इस पे भी उतना ही चार्ज आएगा और इस पे भी उतना ही चार्ज आ जाएगा। इसे बोलते हैं मेथड ऑफ कंडक्शन। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ कंडक्शन। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। अगली क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसी को लेकर के, कि इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में हम बात करेंगे कि इंडक्शन कंडक्शन की प्रोसेस क्या है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं और कैसे हम इसके न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड comment on the videos. Thank you so much.